दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक और समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आगस्ट काम्ट का जन्म वर्ष और देश कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस या 1864 जर्मनी। तो सही उत्तर है दोस्तों, आगस्ट काम्ट का जन्म जो है 1798 में फ्रांस में हुआ था। आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट का जन्म 1798 में मोंटपेलियर फ्रांस में और मृत्यु 1857 में पेरिस में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट का जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जानते हैं समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट का जो देश है या इनका पैदा होने का देश है, ये फ्रांस है। और समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट का जन्म 1798 में मोंटपेलियर नामक स्थान पर फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है। तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगस्ट काम्ट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर आगस्ट काम्ट ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया वही आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। और काम्ट के विचार अनुसार ज्ञान का विकास कुछ चरणों में हुआ है। प्रथम चरण पर ज्ञान के धर्मशास्त्री, आदिवासी अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ। धीरे धीरे ये तत्वशास्त्री अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम एवं उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और काम्ट ने ज्ञान के विकास के इस अंतिम चरण के लिए ही पॉजिटिविज्म शब्द यानी प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग किया है, जिसे आजकल विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ज्ञान की इस शाखा में अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। ये सिद्धांत वस्तुओं की तात्विक प्रकृति के संबंध में विचार करने का विरोधी है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन या प्रतिपादन आगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और है कि टेलकार्ट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में उन सभी सामाजिक सिद्धांतों को पॉजिटिविस्टिक कहा है, जिसमें कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से निरपेक्ष भाव से समझा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो उत्तर है आगस्ट काम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है। ई दुर्खीम, मैक्स वेबर, जे हैबरमास या एच स्पेंसर। तो देखिए दोस्तों, दोषी और जैन की पुस्तक में सामाजिक विचारक संस्करण में वेबर प्रत्यक्षवाद के घोर विरोधी थे, इसमें ये माना गया है। इसके अलावा जुर्गन हैबरमास को भी दोस्तों प्रत्यक्षवाद का विरोधी माना जाता है। तो इसमें बी और सी दो ऑप्शंस हैं जो कि प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचक हैं। आप देख लीजिए कि दोषी और जैन की पुस्तक सामाजिक विचारक संस्करण में वेबर को प्रत्यक्षवाद का घोर विरोधी कहा गया है। उनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान अपने उद्देश्य और कार्यविधि में एकदम अलग हैं। प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की प्रघटनाओं पर निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मानव क्रियाओं के संबंध में वैध सामान्यीकरण करना समाजशास्त्र के लिए असंभव है। इसका कारण ये है कि प्राकृतिक दुनिया का संचालन जिन नियमित सिद्धांतों से होता है, उस तरह का संचालन मानव क्रियाओं का नहीं होता। वेबर का तर्क था कि विज्ञान की विधि चाहे वस्तुओं पर लागू की जाए या मनुष्यों पर, इसमें बराबर अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण होते रहते हैं
और आप देखिए स्टीफन के व्हाइट की पुस्तक द रिसेंट वर्क ऑफ जुर्गन हैबरमास रीजन जस्टिस एंड मॉडर्निटी में उद्धृत है कि प्रत्यक्षवाद पर हैबरमास का आक्षेप मुख्य रूप से इस दावे के विरुद्ध है कि विज्ञान की वैधता वैज्ञानिकता की ओर किसी भी प्रामाणिक प्रतिबद्धता से स्वतंत्र है। विशेष रूप से हैबरमास प्रश्न करना चाहता है कि क्या वैज्ञानिक ज्ञान वास्तव में हर मानदंड के बंधन से मुक्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई विचारक जो हैं मैक्स वेबर को और कुछ लोग हैबरमास को, यानी मैक्स वेबर और हैबरमास दोनों ही प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचकों में शामिल हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये प्रश्न पूछा था, तो इसमें जुर्गन हैबरमास को प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक माना है, जबकि मैक्स वेबर भी प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचकों में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगस्ट कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा है। तो सही उत्तर है 1839 में। याद रखिएगा, ये वर्ष याद रखिएगा, 1839 में। दोस्तों आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी नामकरण से पूर्व इसे सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स की संज्ञा दी थी, और सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखने का वर्ष विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। डॉक्टर जेपी सिंह की पुस्तक अवधारणाएं एवं सिद्धांत और कई अन्य विद्वानों ने 1838 इसको संदर्भित किया है, जबकि विद्याभूषण सचदेव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में वर्ष 1839 इंगित किया है। और दोस्तों लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर 1839 माना है, जब आगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी। तो सही उत्तर है आगस्ट कॉम्ट ने। अगला प्रश्न है, आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो इसका उत्तर है 1838 में। देखिए 1838 और 1839 दोनों ही जो है वर्ष आते हैं, तो इस विकल्प में 1839 नहीं है, इसलिए आप मानिए 1838 में आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी। तो आप जानते हैं आगस्ट कॉम्ट। और अगला प्रश्न है, किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आगस्ट कॉम्ट। देखिए समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी इज सोशल फिजिक्स, ये कथन जो है आगस्ट कॉम्ट का है, जो कि समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया था, आपको बताना है। तो आगस्ट कॉम्ट ने। और समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी था, और बाद में 1838 में इसका नाम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र रखा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1838 के पूर्व समाजशास्त्र किस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर है सामाजिक भौतिकी के नाम से। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी नाम दिया था आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र नामकरण से पूर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। देखिए एमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या आगस्ट कॉम्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्ट। इसको समझ लीजिए दोस्तों, आगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालीन अव्यवस्थित समाज को पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियमों की खोज की जो दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था। उसका उद्देश्य यही था कि उन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव होगा। इसलिए आगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापन की एक योजना भी प्रस्तुत की, और यह योजना प्रारंभ में मानव जीवन के बौद्धिक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की गई थी, बल्कि इसके बाद में आगस्ट कॉम्ट ने बौद्धिक पक्ष के बदले भावनात्मक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए इसे पुनरीक्षित किया है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा आगस्ट कॉम्ट के द्वारा।
अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के अध्ययन में आगस्ट काम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समाज के अध्ययन में आगस्ट काम्ट ने संरचनात्मक, ऐतिहासिक, संघर्ष और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किसके आधार पर करना चाहते थे? देखिए, नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म या ऐतिहासिक अनुभव। तो सही उत्तर है नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1 और 3 सही हैं। आगस्ट काम्ट दोस्तों एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नैतिक एकता और मानवता के धर्म के आधार पर करना चाहते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी या सोशल फिलॉसफी। तो सही उत्तर है इथोलॉजी। देखिए, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए नीति शास्त्र यानी इथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव किया था, जिसे विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था? तो ये थे जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक मानव समाज के पुजारी हैं? ये कथन किसका है? तो ये कथन आगस्ट काम्ट का है, जिनका कहना है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। दोस्तों, मानव के धर्म को कायम रखने के लिए आगस्ट काम्ट मानवता के पौरोहित्य यानी प्रेस्टिहुड ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रावधान करते हैं और पुरोहित का दायित्व वे सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के जानकार समाजशास्त्रियों पर सौंपते हैं। पुरोहित बनने की उम्र 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र में पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था में प्रवेश मिल सकेगा और पुजारी कर्म के संपादन का पूरा अधिकार 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त होगा। पुरोहितों का एक धर्माध्यक्ष होगा और आगस्ट काम्ट एकमात्र धर्माध्यक्ष थे। इसलिए स्पष्ट है कि आगस्ट काम्ट ने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें तो समाज के पुनर्गठन की उत्तरवर्ती योजना में आगस्ट काम्ट का प्रत्यक्षवाद बुद्धि प्रधान न रहकर भावना प्रधान बन जाता है और इसी के साथ ये मानवता के धर्म का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और आगस्ट काम्ट की योजना के मुताबिक पुनर्गठित समाज के अंतर्गत प्रेस की उपयोगिता नहीं होगी। वस्तुतः आगस्ट प्रेस को एक विघटनकारी संस्था यानी एनार्किकल इंस्टीट्यूशन के रूप में पहचानते थे और मानते थे प्रत्यक्षवाद की छत्रछाया में आध्यात्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप प्रेस का विलोपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत के परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया गया है? तो समरेखी, बहुरेखी, चक्रवाल या आवर्ती। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समरेखी प्रतिमान। देखिए दोस्तों, आगस्ट काम्ट समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्री योगदान उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है और इसे समरेखी सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास होता है, मानव एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती है। वे इन 3 अवस्थाओं को धर्मशास्त्री, तात्विक और प्रत्यक्षवादी दृष्टि से देखते हैं। अगर हम देखें, धर्मशास्त्रीय स्तर को काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है और इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है। काम्ट ने इस धार्मिक स्तर के भी 3 उपस्तरों की चर्चा की है। वे हैं वस्तु पूजा या प्रकृति पूजा। इस स्तर में इंसान ने प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। दूसरा है बहुदेववाद। इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनका संबंध विभिन्न प्रकार की संबद्ध घटनाओं से माना गया। और तीसरा है एकेश्वरवाद। यह धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है और इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न करके एक ही ईश्वर यानी गॉड में विश्वास करने लगे। तात्विक या अमूर्त स्तर के इस चरण में मनुष्य की तर्क क्षमता बढ़ गई और इस स्तर में प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त एवं निराकार शक्ति का हाथ माना गया और इस स्तर में सत्ता का आधार दैवी अधिकार के सिद्धांत होते हैं। और प्रत्यक्षवादी स्तर समाज और मानव मस्तिष्क के उद्विकास का अंतिम चरण है। प्रत्यक्षवादी जो पॉजिटिविज्म है और इस स्तर पर प्रत्येक घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है।
समाज में बौद्धिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है और इस स्तर में ही मानवता के धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और प्रजातंत्र का विकास होता है। और ऑगस्ट का मानना है कि वर्तमान मानव समाज इसी स्तर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है समरेखी या रैखिक सिद्धांत का एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है काम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो ये है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। याद रखिएगा काम्ट जो है दोस्तों, काम्ट जो हैं ये 3 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं त्रिस्तरीय नियम के अनुसार कि जैसे जैसे समाज का एक चरण से दूसरे चरण में विकास होता है वैसे वैसे जटिलता बढ़ती जाती है। इनमें धर्मशास्त्री, तात्विक और प्रत्यक्षवादी ये 3 स्तरीय नियम के 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है ऑगस्ट काम्ट के विकास के विचार इनमें से 3 अवस्थाओं में निहित हैं, कौन से हैं। तो सही उत्तर है धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑगस्ट काम्ट के लिए। ऑगस्ट काम्ट को उनके त्रिस्तरीय नियम के अध्ययन के बारे में कहा गया कि विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑगस्ट काम्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है काम्ट के परामर्शदाता कौन थे। ऑप्शन देखिए मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो सही उत्तर है सेंट साइमन। देखिए दोस्तों सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर ऑगस्ट काम्ट ने दर्शन की जिस नवीन शाखा को जन्म दिया वही आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति के विस्तारण का बोध कराने के लिए किया था। और ऑगस्ट काम्ट ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षात्मक शब्द का प्रयोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में किया है। निकोला अब्बे गैनानो के मतानुसार पॉजिटिज्म शब्द का प्रयोग जो है पहले सेंट साइमन ने किया और ऑगस्ट काम्ट ने उसे उन्हीं से अधिग्रहित किया था। लेकिन फ्रेंच एडलर इस शब्द की रचना का श्रेय स्वयं ऑगस्ट काम्ट को देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन देखिए ऑगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑगस्ट काम्ट। ऑगस्ट काम्ट ने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया है। तो ये है ऑगस्ट काम्ट जिन्होंने ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है काम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था। तो आप जान लीजिए सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव पड़ा था और सेंट साइमन के विचारों से जो है ऑगस्ट काम्ट सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है ऑगस्ट काम्ट के शिक्षक कौन थे। ऑप्शन देखिए थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल या सेंट साइमन। तो सही उत्तर है सेंट साइमन ऑगस्ट काम्ट के शिक्षक और परामर्शदाता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया और समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। तो इसमें दोस्तों ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न में आपके 2 विकल्प सही हो जाएंगे, एक तो बी कि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की और दूसरा समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। तो ये दोनों ही आपके कथन सही होंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, कोई एक ऑप्शन इसमें से खोज पाना
कठिन है। तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट कॉम्ट के द्वारा, जिनका पूरा नाम आगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट था, उन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इस शब्द का सोशियोलॉजी सर्वप्रथम हिज्जे या बर्तनी है। चूंकि सोशियोलॉजी शब्द और उस विषय को सबसे पहले आगस्ट कॉम्ट ने विकसित किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक शब्द के पर्याय के रूप में किया है, और वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्षवादी विचार के पूर्ण व्यवस्थितीकरण का तथा मानव ज्ञान की सभी वस्तुओं और उनके वैज्ञानिक निस्तारण का प्रयास किया है। तो बी और सी दोनों सही हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है कि आगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था। और दोस्तों आप जान लीजिए, हम लोग बार बार आगस्ट कॉम्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण आगस्ट कौंत होगा, आगस्त कौंत। देखिए, जेपी सिंह ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणाएं और सिद्धांत में ये उल्लिखित किया है। विभिन्न पुस्तकों में आगस्ट कॉम्ट को आगस्ट कौंट, कुम्ट, काम आदि नाम दिया गया है, लेकिन वे तमाम गलत हैं। इसका सही उच्चारण अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में आगस्त कौंत होता है। तो हम लोग भी गलत उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं बार बार आगस्ट कॉम्ट कह रहा हूँ। आप इसको आगस्त कौंत ही कहिएगा अगर कहीं पर हिंदी में आपसे जो कहा जाए तो। इसको इंग्लिश में और फ्रेंच भाषा में आगस्त कौंत कहा जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए आगस्ट कॉम्ट मैं कह रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं कि आगस्ट कॉम्ट जो हैं, आगस्ट कॉम्ट, आगस्त कौंत, ये समाजशास्त्र के जनक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है समाजशास्त्र के संस्थापक आगस्त कॉम्ट हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है या जनक कौन है? तो देखिए, कॉम्ट यानी कौंत, आगस्त कौंत दोस्तों समाजशास्त्र के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, आगस्त कॉम्ट के अनुसार दोस्तों समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है। उन्होंने समाजशास्त्र को दो भागों में, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया। सामाजिक स्थितिकी में समाजों के अस्तित्व की दशाओं यानी सादृश्य के नियमों का, और सामाजिक गतिकी में सामाजिक परिवर्तन की नियमितताओं यानी अनुक्रम के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आगस्ट कॉम्ट का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है किस रूप में? तो आप जानते हैं आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान के रूप में जो है विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को दोस्तों ये आगस्ट कॉम्ट ने प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है किस रूप में? तो सही उत्तर है आगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को दोस्तों सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान के रूप में जो है विभाजित किया है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि आगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है किस रूप में? तो सही उत्तर है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, दो रूपों में विभाजित किया है। आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है, और उन्होंने समाजशास्त्र को दो भागों में यानी सामाजिक स्थितिकी यानी
जिसको सोशल स्टैटिक्स कहा जाए, और सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनेमिक्स 2 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं? तो सही उत्तर है ऑगस्ट कॉम्ट ने। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। ये किसकी ओर इशारा है? ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन या रॉबर्ट निस्बेट? तो सही उत्तर है ऑगस्ट कॉम्ट। दोस्तों, यद्यपि ऑगस्ट कॉम्ट सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन में पहचान किए थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने महसूस नहीं किया कि यह एकता एक विशेष प्रकार की एकता है और धीरे धीरे उसके स्थान पर जो सामाजिक समानताएं उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा एक सही है आपको बताना है। तो ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा विज्ञानों का जो हायरार्की सेट किया गया है, उसमें जो सही क्रम है वो है गणित शास्त्र, उसके बाद नक्षत्र विज्ञान, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान और फिर समाजशास्त्र। तो इसको आप व्याख्या के रूप में आसानी से समझ सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का सोपान क्रम यानी हायरार्की ऑफ साइंस इस प्रकार से सेट किया है। सबसे पहले गणित शास्त्र यानी मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र अथवा नक्षत्र विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, फिर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी और सोशियोलॉजी का नाम आता है। ऑगस्ट कॉम्ट को विज्ञानों का वर्गीकरण पद सोपान एक उद्विकासीय सिद्धांत है। उनका मानना है कि वैज्ञानिक चिंतन का उद्विकास हुआ है और उसके अनुसार समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, इसलिए ये सबसे अधिक जटिल विषय है। चूंकि गणित सबसे बुनियादी और सरल विषय है, इसलिए उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। कॉम्ट का कहना है कि हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाले विषय से ज़्यादा सरल है। उनका ये विचार घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण यानी हायरार्की के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? तो सही उत्तर है गणित शास्त्र यानी मैथमेटिक्स को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है? तो विज्ञानों का अनुक्रम या हायरार्की ऑफ साइंस ये ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे आधार पर यानी गणित शास्त्र को सबसे सरल और समाजशास्त्र को सबसे जटिल विज्ञान माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? तो सही उत्तर है विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए ऑगस्ट कॉम्ट विख्यात हैं। इनको समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट या आर.के. मर्टन? तो सही उत्तर है ऑगस्ट कॉम्ट। दोस्तों, विज्ञानों का वर्गीकरण करते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने गणित शास्त्र को सर्वप्रथम और समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया और उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। तो ये तो थे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ऑगस्ट कॉम्ट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपने पढ़ा है, ऑगस्ट कॉम्ट जो है सामान्य उच्चारण का शब्द है, लेकिन इसकी सही वर्तनी जो इंग्लिश और फ्रेंच में उच्चारण का है वो है ऑगस्ट कॉम्ट। तो आप इसको ऑगस्ट कॉम्ट अपने समझने के लिए और सही वर्तनी ऑगस्ट कॉम्ट ही पढ़िएगा। और दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने ऑगस्ट कॉम्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। प्रश्न आसान थे, एक बार आप पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।